और चलिए 25 खबरें आपने देख ली। 25 खबरों के बाद अब आपके लिए खबरें विस्तार से। आपके लिए खबरों की प्लेट पूरी तरह से तैयार है। तो चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। दिल्ली हिंसा में अब तक 21 लोग गिरफ्तार हुए। जांच के लिए मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम। लखीमपुर हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द, 1 हफ्ते में करना होगा सरेंडर। महाराष्ट्र में इजाजत के बाद धार्मिक स्थलों पर लगेंगे लाउडस्पीकर, उद्धव सरकार का बड़ा फैसला। युद्ध के 54वें दिन खार्किव पर रूस का बड़ा हमला, स्कूल अस्पताल भी तबाह, मारिउपोल बना खंडर। अब सांसों के जरिए हो जाएगी कोरोना की जांच। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने निकाली है नई तकनीक। तो देखिए आपने अब तक की 25 बड़ी खबरें। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि कोरोना दुनिया के सामने एक नई चुनौती पेश कर रहा है और इस बार तकनीक के सहारे उसे मात देने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों ने इस वायरस को मात देने के लिए बेहद कम वक्त में वैक्सीन बना ली है। अब इस वायरस की जांच को और आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए एक नई मशीन बनाई गई है। ये मशीन सांसों से ही कोरोना वायरस को पहचान लेगी। कैसे काम करती है ये मशीन और क्या क्या इसके फायदे हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट में। सांसों पर जब कोरोना वायरस का साया मंडराया तो पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों ने डटकर इस चुनौती का मुकाबला किया। अब सांसों के जरिए ही इस वायरस को पहचानने की तकनीक भी विकसित कर ली गई है। कोरोना पर ब्रेक लगाने का सबसे कारगर तरीका इस वायरस की जांच ही है। अब वक्त रहते इस वायरस को पहचान लिया जाए तो इसे दूसरों तक पहुंचने से पहले रोका जा सकता है। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने इस खतरनाक वायरस को पहचानने के लिए एक और कारगर तकनीक विकसित की है। इस छोटे से डिवाइस की मदद से अब बड़ी आसानी से चंद सेकंड में कोरोना वायरस की पहचान हो सकती है। दिखने में एक सूटकेस जैसी इस डिवाइस में सिर्फ सांसों के जरिए ही वायरस की पहचान हो सकती है। जांच के लिए संदिग्ध मरीजों को एक पाइप की मदद से इस डिवाइस में अपनी सांस छोड़नी होती है। यह तकनीक इतनी कारगर है कि सांसों में मौजूद वायरस को भी यह पलक झपकते ही पहचान लेती है। डिवाइस में मरीज की डिटेल एंटर करने के बाद कुछ ही सेकंड में यह मशीन जांच की रिपोर्ट दे देती है। अमेरिका में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी AFDA ने इस नई मशीन को मंजूरी दे दी है। अब इस मशीन की मदद से किसी भी शख्स में मौजूद कोरोना वायरस को पहचानना बेहद आसान हो जाएगा। इस मशीन का सबसे कारगर इस्तेमाल एयरपोर्ट्स और रेलवे स्टेशंस पर होगा। अब एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशंस में दाखिल होने वाले सभी लोगों की कोरोना जांच की जाए तो संक्रमण को दूसरे लोगों तक फैलने से बचाया जा सकेगा। यही नहीं, अगर एयरपोर्ट पर सख्ती से जांच की जाए तो इस वायरस को एक शहर से दूसरे शहर या एक देश से दूसरे देश तक पहुंचने से पहले रोका जा सकेगा। जांच में महज चंद सेकंड लगने की वजह से यह काम मुश्किल नहीं रह गया है। इस नई तकनीक की वजह से अब एयरपोर्ट पर लोगों को कोरोना जांच के लिए लंबी कतारें लगाने की जरूरत नहीं होगी। यह मशीन एक सुरक्षित सफर के लिए वरदान साबित हो सकती है। आधुनिक तकनीक की मदद से तैयार वैक्सीन ने कोरोना वायरस पर लगाम तो लगा दी है, लेकिन चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है। बहरूपिया कोरोना एक बार फिर नए वेरिएंट के साथ लोगों को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। गनीमत है कि इस बार ज्यादातर लोगों को कोरोना के खिलाफ वैक्सीन का सुरक्षा कवच मिल चुका है। जब कोरोना ने दस्तक दी थी तो देश के चुनिंदा लैब्स में ही इस वायरस की जांच की तकनीक मौजूद थी, लेकिन तकनीक की मदद से हिंदुस्तान ने लैब्स का नेटवर्क पूरी तरह से बढ़ाया है। अब कोरोना की जांच करना बेहद आसान हो चुका है। रिपोर्ट के लिए ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ता। अब आधुनिक तकनीक की मदद से जांच की प्रक्रिया दिनों दिन और आसान होती जा रही है। इस दिशा में अमेरिकी वैज्ञानिकों की ये नई खोज मील का पत्थर साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
तो चलिए, ये नई टेक्नोलॉजी अदिति कितना काम करती है कोरोना के केसेस को लेकर, इसके बारे में तो जानेंगे। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले राजीव दास गुप्ता जी, मेंबर कोविड टास्क फोर्स मेरे साथ हैं, और इस वक्त मेरे साथ हैं राजेश पारिक जी, डायरेक्टर हैं जसलोक हॉस्पिटल के। आप दोनों का गुड न्यूज़ टुडे पर सर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजीव जी, आपके पास मैं आना चाहूँगी। जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, क्या माना जाए सिचुएशन जो है वो अलार्मिंग है, और हम इसको लेकर कितने प्रिपेयर्ड हैं? नमस्कार। नहीं, केसेस ज़रूर बढ़ रहे हैं, चूँकि कई न्यू वेरिएंट्स इस समय सर्कुलेशन में है दुनिया भर में और देश में भी। तो कुछ हद तक हम डेफिनेटली एक्सपेक्ट करेंगे कि केसेस में इंक्रीज होंगे, और ख़ासकर देखा है आपने दिल्ली, हरियाणा, इन स्टेट्स में थोड़े से इंक्रीजेस हैं। कुछ इंक्रीज जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में है। जाहिर है कि पूरी तरह से रिज्यूम कर चुका है फिजिकल क्लासेस। इस समय थोड़े से इंक्रीज हम एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि किस हद तक हम अप टू डेट है जीनोमिक सर्वेलेंस में, क्योंकि न्यू वेरिएंट्स का जो रुख है, जो चेंजेस जो है वो हम जीनोमिक सर्वे के ज़रिए ट्रैक करते हैं। ये इंसाकॉग इसको मॉनिटर करती है। तो इंसाकॉग के जो रेगुलर बुलेटिन्स हैं वो इस दिशा में हमें जो जानकारी वो देते रहते हैं। लेकिन आपका जो सवाल था कि अलार्मिंग है, इस समय डेफिनेटली अलार्मिंग नहीं है। जी राजेश जी, आपसे बात करना चाहेंगे। आप प्लीज़ बताइए, अस्पताल में आप रहते हैं, अभी जो रजिस्टर्ड केसेस हैं, जो पता चल रहे हैं केसेस, वो देश में करीब 11,500 के आसपास है। पर क्या कुछ ऐसे केसेस भी हैं जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, पहुंचे हैं अस्पतालों में, लेकिन सिम्टम्स जो है वो उस लेवल के नहीं हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि हॉस्पिटलाइजेशन बिल्कुल बढ़ नहीं रहा है, आईसीयू एडमिशंस बिल्कुल बढ़ नहीं रहे हैं। ये भी है कि गए 2 साल में सबसे कम एडमिशन रेट्स अभी है जी। लेकिन हमको इसके बारे में थोड़ी फिक्र क्यों करनी चाहिए, अलार्म तो नहीं होना चाहिए। 2 चीजें हैं। एक तो 30-35% केसेस बढ़ रहे हैं जो डिटेक्टेड होते हैं, लेकिन आजकल क्या हुआ है कि बहुत सारे लोगों के घर में अभी ये होम टेस्टिंग किट्स है, रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट्स है, तो ये तो बहुत ही बढ़ गए हैं और लोग घर में टेस्ट करते हैं। अगर वो पॉजिटिव रहेगा तो फिर वो होम रेस्ट लेते हैं और पता नहीं चलता है। तो ये दुनिया भर में हो रहा है। तो जो एक्चुअल केसेस हैं जो हम डिटेक्ट कर रहे हैं, उससे ये काफी ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन जब हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हो रहा है, आईसीयू एडमिशंस नहीं हो रहे हैं, इससे हमको पता चलता है कि माइल्ड है। अभी हम इतिहास में देखेंगे तो ये टाइप के पैंडेमिक्स की पैटर्न यही होती है, बड़ी लहरें आती हैं और उसके बाद छोटी लहरें आती हैं। तो अभी क्या है, ये तो वेरिएंट्स माइल्ड है, दूसरी बात हमारी तैयारी अच्छी है, तीसरी बात वैक्सीनेशन हो गया है, चौथी बात लोग बीमार भी पड़ गए हैं। तो ये सब के वजह से हमारी इम्यूनिटी काफी ज्यादा है और इसलिए ये वेरिएंट की फिक्र करने लायक बात नहीं है। और हम ये भी देख सकते हैं कि चाइना में 50,000 से ज्यादा केसेस हर रोज हो रहे हैं। यूएस में 30 से 35,000 केसेस रोज बढ़ रहे हैं। लेकिन यूरोप में जो बड़े थे, एक बार तो फ्रांस में 2 लाख केसेस हर रोज थे, वो अभी कम होते जा रहे हैं। तो इस लहर का ये हम देख रहे हैं कि ये माइल्ड लहर है। राजेश जी, मैं लौटती हूँ आपके पास। राजीव जी, मैं लौटती हूँ आपके पास। देखिए, इस बार कोरोना को लेकर अभिभावक जो हैं, पेरेंट्स जो हैं, उनकी जाहिर सी बात है कि फिक्र, चिंता बढ़ गई है। दिल्ली एनसीआर के कुछ स्कूलों के छात्रों और शिक्षकों में वायरस का संक्रमण मिला है, लेकिन नोएडा के डीएम ने अपील की है कि कोरोना को लेकर किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान ना दिया जाए। छात्रों में संक्रमण जरूर मिला है, लेकिन किसी के भी अस्पताल जाने की नौबत फिलहाल अभी नहीं आई है। कोरोना वायरस ने इस बार स्कूली बच्चों को भी अपनी चपेट में लेने की कोशिश की है। दिल्ली एनसीआर के कुछ स्कूलों के छात्र और टीचर इस वायरस से संक्रमित हो गए हैं।
बच्चों में ये संक्रमण अभिभावकों की चिंता बढ़ा रहा है, लेकिन गनीमत ये है कि बच्चों में कोविड के लक्षण गंभीर नहीं है। नोएडा में एक दिन में कोरोना के 65 नए मरीज सामने आए हैं। इनमें से 19 स्कूली छात्रों में संक्रमण मिला है। नोएडा में अब तक 93 छात्रों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। छात्रों में कोरोना को लेकर लोगों की फिक्र बढ़ी तो गौतम बुद्ध नगर के डीएम ने कोरोना की तस्वीर साफ करने की कोशिश की। डीएम सुहास एलवाई ने लोगों से अपील की है कि कोविड को लेकर किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान बिल्कुल ना दें। कुछ छात्रों और दूसरे लोगों में संक्रमण जरूर मिला है, लेकिन अभी तक किसी को भी अस्पताल ले जाने की नौबत नहीं आई है। ओवरऑल कोई कोविड केसेस पॉजिटिविटी में समाज में कोई वृद्धि नहीं है। जैसे मैंने कहा, आज की तारीख में कोई भी बेड ऑक्यूपाइड नहीं है, अतः अननेसेसरीली कोई भी गतिविधि के बारे में एक समाज में जो गलत आंकड़ों के आधार पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। नोएडा में 12 से 14 साल के करीब 50% बच्चों को वैक्सीन का कवच मिल चुका है। 15 से 18 साल के करीब 85% बच्चों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। फिलहाल एहतियात के तौर पर स्कूलों को नई एडवाइजरी जारी कर दी गई है। कोविड को लेकर एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। अभिभावकों से भी अपील की गई है कि अगर छात्रों में किसी भी तरह के लक्षण दिखाई दे तो उन्हें स्कूल ना भेजें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राजीव दास गुप्ता जो है कोविड टास्क फोर्स के मेंबर, उनसे एक बार फिर से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। राजेश पाठक भी हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह के इंतजामात किए जा रहे हैं कि ये संक्रमण जो है अब ना फैले जिस तरह ये पिछले साल मार्च में फैला था। देखिए, जहां तक स्कूल या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का सवाल है, बहुत डिटेल जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं वो अवेलेबल हैं ऑलरेडी, वो लागू है हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि स्कूल हम बंद कर दें पैनिक के कारण। इसमें पैनिक की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं खासकर, इनमें कोई भी कॉम्प्लिकेटेड केसेस का संभावना बिल्कुल ही नहीं है। सेकंड, स्कूल से कभी कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं होता है। स्कूल में ट्रांसमिशन तभी होता है जब ये कम्युनिटी में भी फैल रहा है। तो इसका ये मतलब है कि कम्युनिटी में भी केसेस हैं, और स्कूल में जो केसेस जितने होते हैं उसको कंट्रोल करना बहुत आसान है अगर हम वो प्रॉपर ड्रिल्स फॉलो करें। पर साथ साथ ये भी है कि जब सारे इंस्टीट्यूशंस खुल गए हैं और जो बड़े ऑफिसेज हैं, जो स्कूल्स हैं, कई देशों में वहाँ रैपिड एंटीजन टेस्ट का प्रयोग किया जा रहा है हफ्ते में 2 बार। कई इंस्टीट्यूशनल प्रोटोकॉल्स हैं, लेकिन हमारे देश में इस तरह के प्रोटोकॉल कोई लार्ज स्केल में हमने नहीं लागू किया है अभी तक जी। तो इसलिए ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़े बहुत केसेस होंगे। अगर बहुत रिजिड कंट्रोल करना है इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, हर एक इंस्टीट्यूशन में, ऑफिसेज में या स्कूल्स में, कॉलेजेस में, तो वहाँ रैपिड एंटीजन टेस्ट डिप्लॉय करना पड़ेगा, जिसका अलग प्रोटोकॉल्स है, जिसका अलग रिक्वायरमेंट्स। ठीक है राजेश जी, जब आपसे बात कर रहे थे तो आपने एक अच्छी बात तो ये कही कि एक तो हॉस्पिटलाइजेशन इतना नहीं हो रहा है, मरीज जो हैं वो हॉस्पिटल अभी नहीं आ रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। सेकंड, आपने रैपिड एंटीजन टेस्ट के बारे में बात की, तो रिलायबिलिटी रैपिड एंटीजन टेस्ट पे हमारी कितनी हो सकती है और वो कितना सही होगा, कितना सटीक होगा घर पे बैठ के टेस्ट करना, आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? और जो पॉजिटिविटी रेट है जिसके बारे में मैं पढ़ रही थी, दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट है 4.21, इफ आई एम नॉट करेक्ट यू कैन करेक्ट मी, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, आरटीपीसीआर हो या रैपिड एंटीजन टेस्ट हो जी, दोनों का फॉल्स नेगेटिव रेट काफी ज्यादा है, करीब 30% के आसपास है, 30 से 35% के आसपास। उसका फॉल्स पॉजिटिव रेट 1% से कम है जी। तो अगर इन टेस्ट पर कोई पॉजिटिव आएगा तो ये ऑलमोस्ट सर्टेन है कि उसमें वायरस है। नेगेटिव आएगा तो जैसे आप भी बोल रही थी उतना रिलायबल नहीं है, लेकिन सबसे रिलायबल क्या है, वो सिम्टम्स है। किसी को सिम्टम्स आए और सिम्टम्स बढ़ते गए, SpO2 ड्रॉप होते गया, तो वो तो सबसे ज्यादा रिलायबल है, और वो अभी नहीं हो रहा है।
जी। तो इसीलिए जो भी हो रहा है अभी ये माइल्ड वेरिएंट की वजह से हो रहा है। ठीक है, मुझे ये बताइए कि एक्सी वेरिएंट को हम कितना खतरनाक माने, ये इसको भी एक माइल्ड ही ऐसे मतलब आपको हो गया, अगर आपको सिम्टम्स इरप्ट होते हैं, फीवर कोल्ड कफ जैसे सिम्टम्स होते हैं तो वो हो जाएगा और कुछ दिन के बाद आप ठीक हो जाएंगे, ये माना जाए? जी, ये मान सकते हैं हम, लेकिन हमको सावधान रहना चाहिए क्योंकि क्या है कि इसमें से कम प्रतिशत लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, कम प्रतिशत लोगों को आईसीयू की जरूरत पड़ती है, लेकिन ये इतना फैलता है तो एक बड़े नंबर का छोटा प्रतिशत भी काफी बड़ा हो सकता है और ये हमने दुनिया भर देखा है। तो हमको इसमें विश्वास नहीं रखना चाहिए कि हमको कुछ होने वाला नहीं है जी। हमको सावधान रहना बहुत ही जरूरत है। जी राजीव जी, हम आपके पास फिर से लौटेंगे। फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें कि राजधानी दिल्ली में कोरोना ने फिर से दस्तक दे दी है और दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऐसे में नजरें बुधवार पर हैं जब डीडीएमए की अहम बैठक होने वाली है। माना जा रहा है कि इस बैठक में मास्क जैसी पाबंदियां लगाने पे विचार हो सकता है। कोरोना एक बार फिर डराने लगा है, एक बार फिर कोरोना की आहट सुनाई देने लगी है और वक्त आ गया है कि एक बार फिर हम सतर्क हो जाएं। हालांकि कोरोना की रफ्तार भले ही धीमी है, ऐसे हालात नहीं है कि पैनिक किया जाए, लेकिन दिल्ली में जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं वो बेशक चिंताजनक है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 517 मामले सामने आए हैं। एक्टिव मामलों की संख्या राजधानी में 1518 है। 24 घंटे के भीतर 261 मरीज रिकवर भी हुए हैं, लेकिन पॉजिटिविटी रेट 5.33% से घटकर 4.21% हो गई है। यानी केस बढ़े जरूर हैं, लेकिन हालात अभी बेकाबू नहीं है। यानी पैनिक होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, अलबत्ता सावधानी जरूरी है। ऐसे में दिल्ली सरकार भी एक्शन में है। 20 अप्रैल को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी डीडीएमए की एक अहम बैठक होनी है और इस बैठक में कोरोना के बढ़ते मामलों पर समीक्षा की जाएगी। माना जा रहा है कि दिल्ली सरकार कुछ पाबंदियां लगाने पर फैसला कर सकती है। मास्क का इस्तेमाल एक बार फिर से अनिवार्य किया जा सकता है और मास्क ना पहनने पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। चलिए राजीव जी और राजेश जी, इस पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि लोगों की जो क्वेरीज थी आप कुछ हद तक उसको सुलझा पाए हैं। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिनों के गुजरात दौरे पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आज शाम को गांधीनगर के विद्या समीक्षा सेंटर जाने वाले हैं। इस सेंटर से स्कूलों की मॉनिटरिंग की जा पाएगी। क्या खास बात है इस सेंटर की, बता रही हैं मेरी सहयोगी गोपी घांगर। गुजरात की 40,000 से ज़्यादा स्कूलों को मॉनिटर करने के लिए गांधीनगर में ही कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम सेंटर बनाया गया है। यहाँ पे जो स्कूल है उसको एक साथ मॉनिटर किया जाएगा। इसी को देखने के लिए प्रधानमंत्री पहुँचेंगे और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो अलग अलग स्क्रीन आपको दिख रही है, यहाँ पे इस पूरे सेंटर को गुजरात की अलग अलग स्कूलों के साथ जोड़ा गया है। एक और जहाँ आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर लगातार जो जंग है वो छिड़ी हुई है, तो वैसे में ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसको देखने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और कुछ इसी तरीके से प्रधानमंत्री ये जो पूरी स्कूल जो है, यहाँ पे टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, बच्चे क्या सीख रहे हैं, किस तरीके से ये पूरी सिस्टम चल रही है, कौन सा चैप्टर चल रहा है, ये तक यहाँ पे बैठे बैठे सुना जाएगा। यानी एक पूरी टीचर पर भी मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो यहाँ पे क्रिएट की गई है और इसका मकसद यही है कि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिले। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं है, लेकिन सवाल ये आता है कि जो क्वालिटी एजुकेशन है, बच्चे टीचर पढ़ा के चले जाते लेकिन बच्चों को वो चीज़ पता चलती है या नहीं, उसको यहाँ से मॉनिटर किया जाता है। हर शनिवार को एक एग्ज़ाम भी ली जाएगी और ये एग्ज़ाम जो होगी वो ऑनलाइन
इसी तरीके से जो सिस्टम है यहाँ पे बैठे बैठे 40,000 जो स्कूल है वहाँ पे ये जो एग्ज़ाम होगी उसका जो नतीजा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के ज़रिए यहाँ पे बैठे जो लोग हैं उनको मिल जाएगा। यानी बच्चों को जो क्वालिटी एजुकेशन, देखिए ये उनको बता रहे हैं कि आपको क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। टीचर को ये बताया जा रहा है कि क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, बच्चों को क्या चाहिए, बच्चों को किस तरीके से एक बेहतर क्वालिटी एजुकेशन मिल पाए ताकि उनका जो भविष्य है वो अच्छा बन पाए। उसके लिए ये पूरा एक कमांडिंग सेंटर बनाया गया है। प्रधानमंत्री यहाँ पे पहुँचेंगे, इस पूरे सेंटर को देखेंगे और यहाँ पे कई सारे अगर कुछ बदलाव करने की ज़रूरत होगी तो वो उनके सुझाव भी देंगे। साथ ही ये जो पूरी सिस्टम है, गुजरात एजुकेशन सिस्टम है, उसको किस तरीके से बेहतर बनाया जाए वो भी देखा जाएगा। देश का ये पहला ऐसा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है जहाँ पे प्रधानमंत्री आज पहुँचेंगे। और चलिए अब नजर डालते हैं उन तमाम वीडियोस पर जो इस वक्त इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं। एक बंदरों की टोली के हाथ गुब्बारा लगा तो उन्होंने इसे वॉलीबॉल ही बना लिया। एक के बाद एक बंदरों की दिलचस्पी इस नए खेल में हो गई और इस खेल की तस्वीरें वायरल हो गई। इस वीडियो को इन दिनों सोशल मीडिया पे बहुत शेयर किया जा रहा है। बंदरों की ये मस्ती देखकर लोग अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे। देखिए, कहते हैं कि मुकाबला कोई भी हो, हर मुकाबला हौसले के साथ जीता जाता है। अगर हौसले बुलंद हों तो बड़े से बड़ा दुश्मन भी पीछे हट जाता है। ये तस्वीर इसी की मिसाल है। शेर जब तालाब में पानी पीने पहुंचा तो उसका सामना एक छोटे से कछुए के साथ हो गया। कछुए को ये बात रास नहीं आई कि शेर उसके तालाब से पानी पी रहा है। बिना डरे उसने शेर को इशारों ही इशारों में पीछे हटने को बोल दिया। बेचारा शेर भी कछुए की धमकी से पीछे हट गया। मुकाबला बराबरी वाले से भले ही ना हो, लेकिन हार कोई नहीं मानना चाहता। एक बतख और एक बकरी का ये मुकाबला सोशल मीडिया पे चर्चा में है। बकरी पूरी ताकत से बतख को पीछे धकेलने में लगी हुई है, लेकिन बतख भी आसानी से हार मानने को कहां तैयार है। बच्चों की मासूमियत अक्सर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो जाती है। इस बार एक नन्ही बच्ची का ये वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है। ये बच्ची अपने क्लास में बैठी, लेकिन उसे बड़ी जोर से नींद आ रही है। बच्ची बैठे बैठे सोने लगती है। क्लास में बैठे दूसरे छात्र भी इस बच्ची को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। ये वीडियो खूब शेयर किया जा रहा है। लोग इस पर मज़ेदार कमेंट्स भी कर रहे हैं। और ये थी अब तक की सभी वायरल खबरें जो इतनी मज़ेदार थी कि हम आपको बताते बताते खुद भी हंस रहे थे। और अब बात करते हैं अप्रैल में जून वाली गर्मी की। पारा नए नए रिकॉर्ड बना रहा है। चुभने वाली धूप से लोग बेहाल हुए पड़े हैं। लू के थपेड़ों ने इस चुभन को इतना बढ़ा दिया है कि चिलचिलाती गर्मी से बचने के लिए लोग कई तरह की जुगत भिड़ा रहे हैं ताकि तेज़ धूप की चुभन कम से कम हो सके। प्रचंड गर्मी के असर को बेअसर करने का तोड़ गंगा किनारे रहने वालों ने ढूंढ निकाला है। सूरज की तपिश से बचने के लिए लोगों ने पानी में ही आसरा ले लिया है। जब तक सूरज आसमान में दमकता रहेगा, ये पानी से बाहर निकलने वाले नहीं है। तस्वीरें संगम नगरी प्रयागराज की है। दूर दूर से लोग गंगा स्नान करने यहाँ आ रहे हैं। एक तरफ संगम स्नान से पुण्य की प्राप्ति हो रही है, तो दूसरी ओर आसमान में दमकते सूरज की गर्मी से शांति मिल रही है। टेम्परेचर हाई के वजह से जो है गंगा स्नान हम लोग करते हैं, तो थोड़ा स्नान से हम लोगों को राहत मिलती है। गर्मी यहाँ आने के बाद शांत हो जाती है। हालांकि दोपहर में थोड़ा टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन यहाँ आने के बाद नहाने से एकदम सही होता है, आदमी सही रहता है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, 43 से 44 है,
यहाँ पे, इसलिए हम लोग सुबह सुबह अपना आके यहाँ गंगा स्नान कर लेते हैं सुबह सुबह, और राहत मिलती है क्योंकि धूप ज़्यादा होने के कारण हम लोग दोपहर में आ नहीं सकते, इसलिए अपने साथी दोस्तों के साथ आके सुबह सुबह यहाँ पे स्नान हो जाता है। कानपुर का हाल भी गर्मी ने बेहाल कर रखा है। सूने चौक चौराहे, सन्नाटे से भरी सड़कों पर थोड़ी बहुत चहल पहल को देखते ही गर्मी के रौद्र रूप का एहसास हो रहा है। महीना अप्रैल का चल रहा है, लेकिन चिलचिलाती गर्मी जून महीने का एहसास करा रही है। लू के थपेड़े 2 महीने पहले ही झुलसाने लगे हैं। गर्मी हर जगह अपने शबाब पर है। एक हफ्ते से तो बहुत हालत खराब है। गर्म के मारे घर के बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है और गर्मी में बहुत हालत ख़राब हम लोग की। जिस हिसाब से ये अप्रैल माह में इतनी हीटिंग हो रही है, ये हम लोग पहले जून और मई में देखते थे, बट ये जो अभी से मार्च के लास्ट और अप्रैल स्टार्टिंग से ही हीटिंग है, वो बहुत ज़्यादा दिक्कतें कर रहा है। बाहर निकलने में बहुत दिक्कत हो रही है और प्यास बार बार लग रही है, लू चल रही है, टेम्परेचर बहुत हाई जा रहा है, 42 डिग्री टेम्परेचर है। इसमें काम करने में बहुत दिक्कत है। मौसम विभाग के मुताबिक पूरे उत्तर प्रदेश में गर्मी से अभी राहत नहीं मिलने वाली है। हालांकि 20 अप्रैल से प्रदेश के कुछ जगहों पर आसमान में बादल छाने का अनुमान है। इस दौरान तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है और गर्मी से भी थोड़ी राहत मिल सकती है। तपती रेत वाले राज्य राजस्थान में लोग पानी पीकर गर्मी से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। जगह जगह प्याऊ के जरिए लोगों की प्यास बुझाई जा रही है। गन्ने का रस चिलचिलाती गर्मी में अमृत के समान दिख रहा है। राजस्थान में भी गर्मी कहर ढा रही है। रविवार को धूल भरी आंधी चलने से तापमान में थोड़ी गिरावट जरूर आई है, जिससे लोगों को थोड़ा सुकून मिला है। लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक आज से बुधवार तक प्रदेश के कई इलाकों में लू चलने के आसार हैं। यानी फिलहाल लोगों को इस तेज गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। भीषण गर्मी से राहत पाने का सबसे आसान जरिया है पानी। अहमदाबाद के लोग भी यही नुस्खा अपना रहे हैं। पानी और ठंडाई से सूखते होठों और गलों को तर कर भरी दोपहरी में सुकून पाने की कोशिश की जा रही है। अप्रैल में चल रही हीट वेव ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले रखा है। आसमान से बरस रही आग झुलसाने पर आमादा है। ऐसे में बेहतर है कि दोपहर में घर से कम ही निकला जाए, और अगर निकलना पड़ ही जाए तो गमछे, स्टोल, छाते जैसी तमाम एहतियात के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इससे पहले कि मैं स्टोरी पर आऊँ, अदिति से मैं जानना चाहूँगी। अदिति, ये बताओ, तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, तो प्यास बुझाने के लिए 3 ऑप्शंस हैं, पानी, ठंडाई, जूस या फिर कोल्ड कॉफ़ी। 4 दे दिए मैंने, क्या करोगी? मैं पहले थोड़ा पानी पीऊंगी और उसके बाद कोल्ड कॉफ़ी का एक ग्लास पीऊंगी। मुझे पता था। चलिए देखिए, आप भी अपने अपने तरीके से खुद को ठंडा ठंडा कूल रखने की कोशिश कर सकते हैं। अब देखिए, इस भीषण चिलचिलाती गर्मी से राजस्थान की पाली में पानी की कमी गंभीर संकट बनकर सबके सामने आ गई है। लेकिन जोधपुर ने पाली के पानी संकट को दूर करने के लिए वाटर ट्रेन ही चला दी। पाली के लोगों की प्यास बुझाने के लिए बहुप्रतीक्षित वाटर ट्रेन रविवार को जोधपुर की भगत की कोठी स्टेशन से रवाना की गई। 40 पानी के टैंकर से करीब 40 लाख लीटर पानी भेजा गया। हालांकि ये वाटर ट्रेन 15 अप्रैल को ही जानी थी, लेकिन इसका शुभारंभ नहीं हो पाया था। इस वाटर ट्रेन के शुरुआती दौर में प्रतिदिन 2 फेरे होंगे। इसे जुलाई तक चलाने की योजना है। अगर इस दौरान पहले ही मानसून आ जाता है तो पानी की आवक होती है और इसे रोक दिया जाएगा। और देखिए, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है बताते हुए कि आज वाटर स्पेशल ट्रेन हमने फ्लैग ऑफ करी है। ये पाली तक जाएगी, 2 घंटे में ये सफ़र अपना तय करेगी। और ये BTPN रेक है, इसमें 40 वैगन्स हैं और हर वैगन में 50 लीटर पानी है। तो टोटल ये 20 लाख लीटर एक ट्रिप में जाएगा। 2 ट्रिप्स लगेंगी तो 40 लाख लीटर पानी पाली की जनता के लिए जाएगा। स्टेट की डिमांड पर जवाई डैम में पानी कम हो गया, वाटर क्राइसिस है, तो उस एक्यूट वाटर क्राइसिस को देखते हुए हम लोगों ने ये तैयारी करी है और आज वाटर स्पेशल इसको फ्लैग ऑफ करवाया है माननीय सांसद जी के द्वारा।
देखिए 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद घाटी की आबोहवा किस हद तक बदल चुकी है, इसकी कई सारी तस्वीरें सामने आती रहती हैं। और अब श्रीनगर के लाल चौक से एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर शांति, सुकून और अमन का एहसास होता है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कश्मीर की फजा अब बदल चुकी है। जर्रा जर्रा इस बदलाव की तस्दीक कर रहा है। कैनवस पर सरे राह उतारी जा रही हैं ये खूबसूरत तस्वीरें भी उस बदलाव की गवाही दे रही हैं। हाथ में पेंटिंग ब्रश लेकर कश्मीर की शांति और खूबसूरती को ये लोग अपने कैनवस पर उतार रहे हैं। कोई लाल चौक की लाइव पेंटिंग बना रहा है तो कोई बर्फ से ढकी कश्मीर की वादियों को अपने कैनवस पर उकेर रहा है। कश्मीर के लाल चौक पर इन दिनों सबसे बड़ा कला आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर के करीब 70 कलाकार शामिल हैं। कोई महाराष्ट्र से आया है तो कोई कोलकाता से, कोई चंडीगढ़ से तो कोई जम्मू कश्मीर से ही है। आज मैं कोशिश कर रही हूँ, जो घंटाघर यहाँ का इतना फेमस है तो मैं वो कैप्चर करने की कोशिश कर रही हूँ। साथ में थोड़ा पहाड़ों का फील और घंटाघर और यहाँ की थोड़ी सी वाइब कैप्चर करने की कोशिश कर रही हूँ। ये कला आरंभ करके एक ग्रुप है जिसमें अराउंड 70 to 80 आर्टिस्ट हैं जो इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और यूजुअली ये कैंपेन ये लोग डिफरेंट स्टेट्स में ऑर्गेनाइज किया करते थे, लेकिन आज पहली बार इन्होंने चूज किया है कश्मीर को एज अ वेन्यू, एज अ डेस्टिनेशन, सो दैट ये 70-80 आर्टिस्ट कश्मीर को एज अ थीम लेके इस पे चीजें बनाएं। और आपने देखा होगा कि कितने लोकल्स भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं, काफी अच्छा लग रहा है। ये वही लाल चौक है जहां 2019 से पहले असामाजिक तत्व विद्रोह का झंडा बुलंद किया करते थे, तिरंगे को फहराने पर बवाल मचाया करते थे। लेकिन आर्टिकल 370 के हट जाने के बाद अब उसी लाल चौक से शांति और अमन का संदेश दिया जा रहा है। और सिर्फ लाल चौक ही नहीं, सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम में भी ऐसे ही चित्रकला आयोजन से पूरे जम्मू कश्मीर के बदलाव की खुशबू महक उठी है। हमें आके पूछ रहा है कि क्या हो रहा है, कैसा होता है, पेंटिंग क्या है, मटेरियल के बारे में पूछ रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। हर स्टेट में हम जाते हैं, वहाँ पे पेंटिंग करते हैं, वहाँ पे लोकल स्टूडेंट्स या ऑल इंडिया से जो अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हमसे जुड़ते हैं, ऑल इंडिया में पेंटिंग करते हैं। एक तरफ तमाम कलाकार कश्मीर की खूबसूरत तस्वीरें उकेर रहे हैं तो उनको देखने के लिए आम कश्मीरियों की भारी भीड़ भी पहुंच रही है। कलाकारों और उनकी कलाकृतियों के साथ सेल्फी ले रहे हैं। कश्मीर स्कूल ऑफ ड्रामा ने भारतीय सेना के साथ मिलकर ये शानदार पहल की है। मकसद न सिर्फ कश्मीरी युवाओं को पेंटिंग के लिए प्रेरित करना है, बल्कि पूरी दुनिया को ये पैगाम भी देना है कि कश्मीर घाटी में अब आतंक नहीं, अमन का बोलबाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बॉलीवुड की सबसे मशहूर बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी की रौनक फिर लौट आई। कोरोना के चलते पिछले 2 साल से सिद्दीकी अपनी इफ्तार पार्टी नहीं रख पा रहे थे, लेकिन इस बार फिर इस इफ्तार पार्टी में सितारों का जमघट लगा। देखिए तस्वीरें। बॉलीवुड के कई बड़े नाम रविवार की शाम रही बाबा सिद्दीकी के नाम। रमजान के पवित्र महीने में हर साल मुंबई में एक शानदार इफ्तार पार्टी का आयोजन होता है और इस पार्टी को होस्ट करते हैं मुंबई कांग्रेस के नेता बाबा सिद्दीकी। रमजान के दौरान पार्टी का आयोजन करते आ रहे हैं, लेकिन कोरोना के चलते पिछले 2 साल से ये पार्टी नहीं हो पाई थी। ऐसे में जब 2 साल बाद इस इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया तो सलमान, शाहरुख और संजय दत्त जैसे बड़े नामों के अलावा बॉलीवुड और टीवी की दुनिया के सभी बड़े नाम इस पार्टी में शामिल हुए। बाबा सिद्दीकी की इस पार्टी में सलमान खान, पापा सलीम समेत पूरी फैमिली के साथ शामिल हुए। एक तरफ जहां काले रंग के कपड़े पहने सलमान पूरी फैमिली के साथ पार्टी में शरीक हुए, तो वहीं शाहरुख ने भी काले रंग के पठानी कुर्ते में पार्टी में शिरकत की। इनकी इफ्तार पार्टी की बदौलत ही एक समय सलमान और शाहरुख के बीच की दरार खत्म हो गई थी और अब लगता है कि ये पार्टी टीवी सितारों का भी ठिकाना बन गई है। सभी बड़े चेहरे इस पार्टी की रौनक
बढ़ाते नजर आए। इसके अलावा मिस यूनिवर्स 2021 हरदास संधू भी बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में नजर आई। कुल मिलाकर कहा जाए तो 2 साल के बाद आयोजित हुई बाबा सिद्दीकी की ये इफ्तार पार्टी हर लिहाज से शानदार रही और काफी देर तक फिल्मी और टीवी सितारों से जगमगाती रही। एंटरटेनमेंट डेस्क, गुड न्यूज टुडे। पहुंच गए हैं लंच टाइम के आखिरी पड़ाव में, जहां हम आपको दिखाते हैं किसी महान व्यक्ति के विचार। तो देखते हैं आज का विचार। भगवान बुद्ध ने कहा है कि अतीत पर ध्यान मत दो, भविष्य के सपने मत देखो, अपना ध्यान सिर्फ वर्तमान पर केंद्रित करो। उम्मीद करते हैं खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां मिल गई होंगी। और इस वादे के साथ छोड़ जाते हैं कि कल एक बार फिर से मुलाकात होगी लंच टाइम में हम दोनों के साथ। तब तक आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।